पहले ये कि एक लीडर आएगा, उसको फ़ौज कंधों पे बिठा के लाएगी, उसके बाद में 3 साल पूरे होंगे, उसको निकाल देगी, फिर सारे पाकिस्तानी बाहर निकलेंगे, वो कहेंगे लाए तुम थे, बचाएंगे हम, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, हम जान दे देंगे, उसको मरने नहीं देंगे। पहली आदत हो गई ये। ठीक है, पूरी तारीख इससे भरी पड़ी है। भुट्टो साहब से शुरू हो जाएं, बीच में बहुत और वज़राए आज़म भी आते हैं, नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, खान साहब भी आते हैं। दूसरी बड़ी आदत पाकिस्तानियों की भला क्या थी? दुबई जाना। क्योंकि हर चौथा या पाँचवा पाकिस्तानी जब आपको कुछ ना करता हुआ दिखाई दे और आप उससे जाकर पूछें कि व्हाट आर यू अप टू, घर में कोई गोल्ड माइन है तुम्हारी, क्या मसला है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो कहेगा वड्डा भरा हुंदा है बाहर। ओ यार मेरा बड़ा भरा बाहर होता है। जब पूछेंगे बाहर कहाँ होता है तो कहेगा दुबई में होता है, वहाँ पे कारोबार करता है, वहाँ टैक्सी चलाता है, वहाँ इलेक्ट्रिशियन है, वहाँ पे टेक्नीशियन है, किसी होटल में काम करता है, अपनी दुकान खोल ली है, रेस्टोरेंट चलाता है। तो इस वजह से एक रेमिटेंस का बड़ा चंक इस मुल्क में आता रहा और ये ऑलमोस्ट एक कल्चरल नॉर्म बन गया पाकिस्तान के अंदर कि जिससे कुछ भी नहीं हो पा रहा। जिसने एमफिल भी कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही, जिसने कज़न को रिश्ता भेजा वो भी नहीं माने, कोई भी नहीं मान रहा, कोई भी उसको कबूल नहीं कर रहा, तो वो फिर कहाँ जाए? वो चला जाए दुबई, वहाँ जाके ऑड जॉब करे, पैसे कमाए, अयाशी मारे, ख़ानदान को भी चलाए और साथ रील्स भी बनाए और साथ साथ चेक इन भी करे कि मैं जुमेरा पे बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, सड़ो मेरे दोस्तों सारे। तो ये था जनाब पाकिस्तान में जो होता रहा पिछले 30-40 साल में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि भुट्टो साहब वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये फैसला किया कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो चुका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी चली गई, 51% पाकिस्तान अलहदा हो गया, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो जाओ बाहर, शेखों की टैक्सियाँ चलाओ बाहर जाके और जाके टेक्नीशियन बनो, इलेक्ट्रीशियन बनो और हर वो काम करो जिसके लिए उनके पास लेबर नहीं है जो आप जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए 1970s में जब एक रियासत की शक्ल इख्तियार करता है यूएई, तो जो उसके फाउंडर थे ज़ैद बिन सुल्तान, वो रिकगनाइज़ करते हैं पाकिस्तान के रीजनल रोल को और जैसे ही वो रिकगनाइज़ करने की गलती करते हैं तो पाकिस्तानी कहते हैं कि आपने अब हमारे से मोहब्बत की है और हमारी इज़्ज़त की है, तो अब लो फिर हज़ारों पाकिस्तानी आपकी तरफ हम फेंक रहे हैं, अब आपने बर्दाश्त करना है हमें। 70s और 80s में माइग्रेशन बूम आ जाता है पाकिस्तान का, जिसमें यहाँ से वर्कर्स जाते हैं यूएई में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक अंबार था जो पाकिस्तानियों ने अपने हाथ से वो ईंटें लगा रखी हैं जिससे दुबई बना हुआ है। और उसके बाद में रेमिटेंस बूम भी आता है, क्योंकि जितने पाकिस्तानी बाहर जाएंगे उतनी ही ईदी घर भेजेंगे। ठीक है, बाद में गवर्नमेंट कहेगी देखा हमें कितने पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो भेज अपनी फैमिली को रहे होंगे। तो इस तरह से रेमिटेंस बूम भी आया और साथ साथ पाकिस्तान ने कुछ सेक्टर्स में पार्टनर भी किया यूएई के साथ, जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन किया, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स की। इसके अलावा वहाँ का जो एविएशन सेक्टर है उसको सेटअप करने में बहुत बड़ी मदद की। जिस तरह मैंने पहले पीआईए पर जो वीडियो बनाई थी उसमें जिक्र किया था कि एमिरेट्स और एतिहाद एयरवेज़ के पायलट्स और इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को पाकिस्तानी पायलट्स और टेक्नीशियंस ने ट्रेन किया यहाँ बुलाकर। वो और बात है कि हमारी पीआईए बाद में ग्राउंड हो गई और वो आसमानों की बुलंदियों को छूते रहे। और साथ साथ यूएई ने भी पाकिस्तान के बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की। और अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर की, रियल एस्टेट सेक्टर की या एनर्जी सेक्टर की, तो यूएई की तरफ से बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स फ्लो इन करना शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह से एक बड़ा म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इमर्ज करता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों इतनी रैंट कर रहा है, ये हमें पाकिस्तानी शेखों की बात नहीं बताता, वहाँ के शेखों की बता रहा है। तो ये इसीलिए कि जनाब हो कुछ ऐसा गया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की बासलाहियत और काबिल एतबार क़यादत में ईरान के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ होता है, तो उसके बाद से पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है यूएई के साथ। ये ख़बरें कह रही हैं अब ये लड़ाई किस हद तक हुई है, ये जो रिफ्ट आया है वो कितना है, सऊदी अरेबिया क्या बुनियादी वजह तो नहीं बन गया, सऊदी अरेबिया और यूएई के अपने ताल्लुकात कैसे ख़राब हुए, ईरान के साथ यूएई को क्या मसला है, इजराइल के साथ आई लव यू क्यों खेल रहे हैं, और पाकिस्तान को क्यों कह रहे थे जंग कर लो, अचानक क्यों कहा कि जंग बाद में लड़ना, दुनिया की सुलह बाद में कराना, हमारे पैसे वापस करो, और आगे चल के क्या कुछ हो सकता है, वीज़ाज़ क्यों रिजेक्ट होते रहे, अहले तशी कम्यूनिटी के लोगों को डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है। एंड ऑन द फाइनल नोट, यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट क्यों कर दिया, क्यों छोड़ दिया उनको, और इसका आलमी मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा, आज हम आपको ये कहानी सुनाने आए हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका की और ईरान की जंग लगने के बाद यूएई की तकालीफ में इजाफा कैसे हो गया। मैं आपको ये बताऊंगा कि तारीखी एतबार से जो 2-3 बड़े टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं कि ये चीज़ें यूएई नहीं चाहता पाकिस्तान में कि ग्रो करें, और साथ साथ ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे जिसमें लोग ये कहा करते थे, साफ़ी कहा करते थे, ओपिनियन लीडर कहते थे, तज्जिया कहा करता था लोगों का, अखबारों की रिपोर्टिंग कहा करती थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब हैं, जो दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, और साथ साथ वो नहीं चाहते कि गवादर ग्रो करे। इसमें क्या सच्चाई है, कितने हकाइक हैं, कितनी कहानी है, पहले ज़रा इसकी बात करते हैं। तो जनाब सबसे पहली बात यह है कि बीएलए का जो लिंक है, जिसके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि वो हार्बर कर रहे हैं बीएलए के बहुत से लोगों को, क्योंकि वो बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि वो गवादर को डेवलप नहीं होने देना चाहते, और क्योंकि वो हिंदुस्तान के भी बहुत करीब हैं। अगर हम ज़मीनी हकाइक की बात करें तो इस पर कोई एविडेंस तकरीबन नहीं मिलता, ना होने के बराबर एविडेंस है। अगर बीएलए की ऐसी शख्सियात की बात की जाए जो कि दुबई में रूपोश रही हैं, तो इसमें एक ही बड़ा केस है, वो है 2006 का, जिसमें गज़ैन मरी नामी बीएलए लिंक्ड जो इंडिविजुअल है उसको दुबई से अरेस्ट किया गया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर। और साथ साथ ये है कि टीटीपी और अफगान तालिबान के हवाले से बात की जाती है, लेकिन उसमें भी एटलीस्ट मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला जिसमें टीटीपी का कोई बहुत बड़ा सरगना वहाँ बैठा हो और पाकिस्तान डिमांड कर रहा हो कि इसको हमें दे दो और वो ना दे रहे हो। बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी का जो नैरेटिव है उसमें कहा यह जाता है कि गवादर पोर्ट जो जबल अली पोर्ट है
यूएई का उससे कम्पीट कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, इस वजह से डीस्टेबलाइजेशन को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसका मैंने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ज़रा तकाबुली जायज़ा लेते हैं कि जबल अली पोर्ट और गवादर पोर्ट में कितना को फ़र्क है और कितने करीब हम पहुँच चुके हैं उनको हराने के लिए। तो बात यह है कि हम मीलों नहीं, कई नूरी साल अभी दूर हैं। उसकी वजह यह है कि जबल अली जो है ना, 2025 की या 24 की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक साल में 15.5 मिलियन TEU होता है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कि 20 फुट ऊंचे कंटेनर को अगर गिना जाए कि कितने यूएई के जबल अली पोर्ट से निकले या रिसीव किए, इसका कुल मिला के जो हासिल बनता है वो है 15.5 मिलियन, यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ TEUs। इतनी ज़्यादा ट्रेड हो रही है यूएई के पोर्ट्स के ऊपर, जबकि गवादर में इस ट्रेड का वॉल्यूम ना होने के बराबर है, क्योंकि वो डेवलपमेंट स्टेज से ऊपर नहीं जा सका, अंडर यूटिलाइज्ड है, और इट इज़ मोर ऑफ अ जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट देन अ प्योरली ट्रेड सेंट्रिक पोर्ट। तो अब बात यह है कि गवादर और जबल अली का आज की तारीख़ में तो कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो फिर गवादर का पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है, एक तो डीप सी एडवांटेज है, दूसरा इट इज़ सिटिंग एट द माउथ ऑफ द गल्फ़ अरेबियन सी, साथ ये है कि चाइना और वेस्ट एशिया का जो ट्रेड रूट है उसमें बहुत बड़ा किरदार बन सकता है गवादर का। स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास किया जा सकता है गवादर के थ्रू, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ये हुरमस से भी इतना दूर नहीं है। लेकिन ये बात हो रही है 25 से 30 साल की डेवलपमेंट की। जब तक इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी हम इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते जबल अली पोर्ट के साथ। तो इसीलिए ट्रांसशिपमेंट और इंडस्ट्रियल हब बनाना पड़ेगा गवादर को जनाब। तब तक आप सोच भी नहीं सकते कि यूएई को आपसे कोई मसला होगा। ना ही यूएई इंडल्ज करता है एक्टिवली कि वो स्टॉल करे उस तमाम एफर्ट्स को जो कि गवादर की डेवलपमेंट में की जा रही है, इसीलिए वो BLA को सपोर्ट कर दे या दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बातें कहाँ से होती हैं कि वो लोग सपोर्ट करते हैं अगर इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। तो जनाब मसला ये है कि यूएई हमें मालूम है कि एक कैपिटल ट्रांजिट हब है, यानी कि दुनिया भर का पैसा, लीगल, इलीगल, वाइट या ब्लैक, वो दुबई आता है, वहाँ से फिर वो आगे जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट है। FATF भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि जेब में पैसे हैं, तेल भी है। इसीलिए मैं ताकत की हमेशा बात करता हूँ कि पावर अगर आपके पास है तो फिर कोई कानून आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता एज अ रियासत। तो ऐसे बहुत से केसेस डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड मौजूद हैं, जिसमें ये सामने आया कि जो हवाला हुंडी के ज़रिए पैसा बाहर से आ रहा है वो बहुत से ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाता है जो कि दहशतगर्दी में कारगर हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें रियासती सरपरस्ती दुबई के अंदर की जा रही है। इसका कोई एविडेंस नहीं है। मुझे भी एक गवर्नर लेवल की शख्सियत ने यह बताया था कि बलूचिस्तान में एक तंजीम, अब मैं नाम नहीं लूँगा कि तंजीम कौन सी हो सकती है, उसको तकरीबन 5 से 10 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन दुबई से हुई है रिसेंटली, और वो हमने पकड़ ली है। मैंने कहा आप सामने ले आए, अभी तक तो सामने नहीं आई जनाब। तो उससे आपको ये तासुर मिलता है कि हमारे हुकूमती और सियासी सर्कल्स के अंदर भी ये बात होती है कि पैसे वहाँ से आ रहे हैं। तो मसला वहाँ से आने वाले पैसे हैं, डायरेक्टली यूएई की तरफ से कोई सरपरस्ती या एंडोर्समेंट या ये कहना कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है हम उसे कंडेम नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानियों की तादाद की बात करें तो 21 लाख पाकिस्तानी, तकरीबन 21 लाख पाकिस्तानी 2025 तक दुबई में, यूएई में, अबू धाबी में मुकीम थे। और रेमिटेंस के हवाले से अगर बात की जाए कि कितने पैसे पाकिस्तानी बाहर से भिजवा रहे थे, तो वो 4 से 5 अरब डॉलर के करीब पैसे थे। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 3 रेमिटेंस रेशोज़ दैट पाकिस्तानीज रिसीव थ्रू आउट द ईयर फ्राम अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि दुनिया के 2-3 टॉप के ममालिक में से एक है जिनसे पाकिस्तान को इतनी बड़ी तादाद में बैनुल-अक़वामी ज़र मुबादला रिसीव होता है। वो और बात है कि 21 लाख में से आधे बीच पे जाके वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं ख़वातीन की, और कोई ना कोई जेब काट लेता है, और कोई ना कोई भीख मांगने के सर्कल चला रहा होता है। हमारी वीडियो इस पर मौजूद है जिस पे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको पता है कि हमने डाटा के अलावा कभी बात नहीं की। वो जो चीख चीख के इल्ज़ाम तराशियाँ, लिफाफा चोर, ये सब कहते फिरते हैं किसी की परस्तिश में, वैसा काम ना हमने पहले किया है ना आइंदा करेंगे। तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये पूरी कहानी मिल जाएगी आपको, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ जाकर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने, 5 से 10% लोगों ने जो हरकत की, उससे ऑफिशियली हमें कम्युनिकेट किया जाता रहा है कि जनाब पढ़े लिखे लोग भेज दो, कि सारी वाइल्ड लाइफ यहीं भेज दी है, हमारे पास अपने जू भी हैं, कोई काम के लोग भी भेज दो। तो इससे पहले कि पाकिस्तान उसे करेक्ट करता है, FIA ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए ऑफलोड करने के, जिस पे चीखो पुकार भी अक्सर होती है कि गलत लोगों को ऑफलोड कर देते हैं। लेकिन ये भीख मांगने के जो मुनज़्ज़िम गिरोह हैं, जो अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, 6 महीने का वीज़ा लगवाया, 3 महीने एजेंट को दे दिए पैसे, जो बाहर जाके भीख से कमाएगा, 3 खुद जेब में डाल लिए, उम्रे के वीज़े पे बाहर जाते हैं, आप यकीन करें सऊदी अरेबिया में। वो खैर लंबी डिटेल है, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन की है। इससे पहले कि उसको करेक्ट किया जाता, वीज़ा रिजेक्शन हमारी पीक पे जाना शुरू हो गई। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो यूएई ने पाकिस्तानियों की एप्लीकेशंस में से 70% वीज़ाज़ रिजेक्ट कर दिए। सबसे बड़ा टारगेट यूएई का कौन था? सिंगल मेल हमारी तरह के। अफसोस की बात है, वैसे शादी नहीं हुई तो जाने भी नहीं देंगे यूएई, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द यंग सिंगल मेल्स, उनको
वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इवन फैमिलीज़ को करना पड़ा। विजिट वीज़ाज़ थे, वर्क वीज़ाज़ थे, ट्रांजिट वीज़ाज़ थे, आहिस्ता आहिस्ता कैंसलेशन बढ़ना शुरू हो गई, जिससे पता चला कि पाकिस्तानी हो गए हैं परसोना नॉन ग्राटा, कि उन्होंने ये कहा कि अपने मुल्क में ही कज़नों से शादियाँ कर लें, इधर ना आएँ। वजह ये बताई जाती है कि अक्सर फेक डिग्रीज़ या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस या इसके अलावा बेगिंग, ओवर स्टेज, इलीगल वर्क्स, इस बुनियाद पर वीज़ा रिजेक्शन हो रही है। लेकिन अब आकर ये ताल्लुकात मज़ीद रिफ्ट का शिकार हो गए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जंग की पीक के ऊपर जब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की दुनिया भर में तारीफ़ें हो रही थी, तो यूएई ने कहा कि हेलो, आपको आवाज़ आ रही है, अमन दुनिया में बाद में कायम कर लेना, उधार लिया हुआ है, क़यामत से पहले उसको वापस कर दीजिए, फिल फॉर पैसे वापस कर दें। और इससे अंदाज़ा ये लगाया गया कि शायद टाइज़ बहुत ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान की एक बहुत सीनियर सियासी शख्सियत को, अब मैं नाम नहीं लूँगा दोबारा से क्योंकि फिर रिजेक्शन भी आ जाती है, रेफ्यूटेशन भी आ जाती है, उस शख्सियत ने एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठ कर ये कहा कि मारो पैसे वहाँ पे। अब आगे आप समझ जाएंगे क्या बात होती है कि मैंने ये चीज़ उसको मार दी, कहा कि पैसे फ़ौरन वापस करो, हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की जेब में हाथ डाला, अंदर से निकाले रियाल, उन्हें कन्वर्ट किया डॉलर में और बाद में दे दिया यूएई को। अब आपको मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये रिफ्ट क्यों आई और फिल फॉर पैसे क्यों मांगे गए। उसका बैकग्राउंड ये है कि 2020 के अंदर यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ली, यानी कि इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ रियासत। दूसरी चीज़ यह है कि तस्लीम करने के बाद इजराइल को एक रियासत के तौर पे कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक नॉर्मलसी हो गई, यानी कि सिफारती ताल्लुकात की बहाली हो गई, एम्बसीज़ खुल गई, डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ हो गया, तिजारत का आगाज़ हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारियाँ इधर से उधर और उधर से इधर आना शुरू हो गई। और ग्रेजुअली यूएई हिंदुस्तान और इजराइल के बहुत करीब होना शुरू हो गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि गल्फ़ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रो इंडिया और प्रो इजराइल अगर कोई स्टेट है तो उसका नाम यूएई है। और ये बात अगर आपको पता है, मुझे पता है, तो ऐसा हो सकता है कि ईरान को ना पता हो, वो और बात है कि वहाँ अक्सर इंटरनेट नहीं आता, बट दे नो दैट। और इसीलिए जब से जंग का आगाज़ हुआ तो 13 कैजुअल्टीज़ यूएई के अंदर हुई ईरानियन अटैक्स के जरिए, 537 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए यूएई के ऊपर, 2256 ड्रोन स्ट्राइक्स कर दी ईरान ने यूएई के ऊपर। सबसे बड़ा नंबर है, इजराइल से भी 4 गुना ज़्यादा, पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, क्योंकि ईरान के नक्शे में यूएई की जगह इजराइल 2.0 लिखा हुआ है। सो दैट्स वाई दे मेड ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स रेन इन यूएई। इसके बाद में आपको ये सुनने को मिला होगा कि हुर्मस को खुलवाने के लिए, जबरी तौर पे खुलवाने के लिए, मिलिट्री फोर्स बनाने के लिए यूएई ने वोट डाल दिया, लेकिन पाकिस्तान ने एब्सटेन कर दिया। ठीक है। इसके बाद में आपने ये भी सुना होगा कि यूएई ये चाहता है कि जंग की एफर्ट को तमाम गल्फ ममालिक ज्वाइन करें, क्योंकि ईरान को मिटाने का इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा। बेवकूफ़ी मत कीजिए, ईरान आपका कंपेटिटर है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारा साथ दें, वो भी नहीं हो सका। उसके बाद में यूएई इस बात का भी हामी है बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि स्मैश कर दिया जाए ईरान को, पीस टॉक्स कामयाब ना हो, गुफ्तगू ना की जाए, टेबल पर ना बैठाया जाए। यानी कि इवन यूरोपियन कंट्रीज़, इवन प्रो अमेरिकन कंट्रीज़, इवन प्रो इजरायली कंट्रीज़ भी ये बात नहीं कर रहे, लेकिन यूएई ये चाहता है कि ईरान के खिलाफ एक खौफनाक जंग लगाई जाए, जिसके बाद उनमें जितनी भी सकत और बैकबोन है उसको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। ऐसे में एक मुल्क इस पूरी जंग को रुकवाने के लिए मेन स्ट्रीम में आ गया। ऐसे में एक मुल्क इस पूरी जंग को रुकवाने के लिए अपने ऑफिस मुहैया करना शुरू हो गया, अपने तैयारे अब्बास अरागची को दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर रहा है, ईरान जाके लैंड करके उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में बैठ के स्ट्रेटजाइज़ कर रहा है, अमेरिका की डिमांड्स ईरान को और ईरान की डिमांड्स अमेरिका को दे रहा है, और हेल बेंट है कि मैं जंग रुकवा के रहूँगा। उसका नाम था पाकिस्तान। दूसरी तरफ है यूएई जो कहता है कि जंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। और आपको पता है कि इसके बाद दोनों का गली की नुक्कड़ पे आमना सामना हो गया। यूएई वाज रियली अनहैप्पी विद पाकिस्तान रोल इन द मीडिएशन एफर्ट ऑफ दिस वॉर। वो ये चाहते थे कि ये जंग बंदी का ड्रामा बंद करें, साइड पे हों, हम आपको इतने पैसे देते हैं, इतनी लेबर आपकी यहाँ पे काम करती है, इतना रेमिटेंस आता है, इतना तेल मिलता है, रोल ओवर मिलते हैं, 2019 में हमने रोल ओवर दिया था, फिर भी आप हमारी साइड नहीं ले रहे। ईरान के करीब हैं, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, रुपया वो आपको एक नहीं देते, बात हमारी सुनो। तो जनाब, जब पाकिस्तान ने इस एफर्ट को रेजिस्ट किया कि हम जंग को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम मीडिएशन के रोल से पीछे नहीं हटेंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईरान को कंडेम नहीं कर सकते, हमारी रियलिटी को समझें। वो नहीं समझे, उन्होंने कहा हमारे पैसे दें, उन्होंने कहा ले लें। ये है कहानी। क्योंकि 19 मार्च को जो रियाद के अंदर समिट हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने जब पुश किया कि इजराइल के अग्रेशन को कंडेम किया जाए, ये बहुत से लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि इजराइल की गोद में बैठ गए, पाकिस्तान वहाँ जाकर पुश कर रहा था पूरे रियाद समिट के अंदर के इजराइल के अग्रेशन को जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए बैश किया जाए। तो उसके सामने कौन खड़ा हो गया? यूएई, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन। उन्होंने कहा कि इजराइल के ख़िलाफ़ आपने बात नहीं करनी, बाकी सारे मामलात आप जो है ना वो चला लें। तो इस बात के ऊपर भी कन्फ्रंटेशन, और उसके बाद में आपको पता है कि सऊदी अरेबिया बीच में पड़ गया, उन्होंने इंडल्ज करके वो स्टेटमेंट दिलवा भी दी जिसमें इजराइल के अग्रेशन को कंडेम किया गया। लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई मुआहदा जो साइन हुआ था उस पर भी यूएई को एतराज़ था। वो क्यों था, ज़रा ये सुन लें। हालिया तारीख में यूएई और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं, हमें ये बात मालूम है। सबसे पहले यमन जंग के अंदर सऊदी अरेबिया ने
हुकूमत को यानी कि यमन की इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जबकि यूएई बैक कर रहा था एसटीसी को यानी कि साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि अल्टरनेटिव थी, मुखालिफ थी हुकूमत की। तो एक तो यमन जंग के अंदर लड़ाई होगी जनाब। दूसरी बात सूडान के अंदर हमने वीडियो भी बनाई थी, 1.5 लाख बंदा मार दिया, किसी ने नाम तक नहीं लिया। उसमें सऊदी अरेबिया एसएएफ के साथ खड़ा हुआ था, सूडानीज़ आर्म्ड फोर्सेस के साथ, और यूएई बैक कर रहा था आरएसएफ को, क्योंकि आरएसएफ से गोल्ड माइंस के ठेके भी मिलने थे और एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट्स की जा रही थी वहाँ भी आमने सामने आ गए और उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया। और ये आदत यूएई की पुरानी है कि वो ये चाहता है कि मिलिटरली, स्ट्रेटिजिकली, फाइनेंशियली, मुआशी एतबार से, हर एतबार से रियाद नहीं बल्कि दुबई सेंटर हो पूरे गल्फ़ का। इसीलिए वो लीबियन वॉर में घुस गया 2014 में, जहाँ जाके ईस्टर्न लिबियन फैक्शन को सपोर्ट किया। इसके साथ साथ एयर स्ट्राइक्स की, हज़ारों डेथ्स वहाँ पर हुई। फिर यमन 2015 में गया, जहाँ पर जाके हमने हूतीस के खिलाफ पहले तो सऊदीज़ के साथ मिलकर लड़ते हुए देखा यूएई को, उसके बाद में ये रिफ्ट सामने आया। उसके बाद में सोमालिया 2010, आपको पता है, वहाँ पर भी सपोर्ट किया। अल शादाब के खिलाफ जो ग्रुप्स थे वो लड़ रहे थे उनको। फिर सीरिया के अंदर एंटी आइसिस जो है ना, वो स्ट्राइक्स की जाके यूएस कोalition का हिस्सा बन के, और सूडान की कहानी हमने आपको सुना दी। तो एक तो हो गया मिलिट्री कॉम्पिटिशन, लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर पता है क्या था? इससे भी बड़ा फैक्टर था ओपेक, यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की जो अलाइंस थी, यानी कि जो इत्तेहाद था उन तमाम ममालिक का जो कि तेल की पैदावार और तेल को एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा मसला उसका थ्रेशोल्ड था। उस पर मैं आता हूँ बाद में कि उससे यूएई निकल गया तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। लेकिन उससे पहले ये कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से दिफाई मुआहदा साइन कर लिया तो यूएई को वो भी कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया डोमिनेट करता आ रहा है इस पूरे रीजन को। तो यहाँ पर भी एक और फ्लैश पॉइंट सामने आ गया। तो ओपेक और ओपेक प्लस के अंदर जो लड़ाई चल रही है यूएई की और सऊदी अरेबिया की, जिस वजह से यूएई ने एग्जिट कर दिया, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले ज़रा ये बताएं कि ओपेक किस काम के लिए बना और किस किसने बनाया। 1960 में ओपेक को बनाया जाता है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला की तरफ से, और इसका मकसद ये था कि आलमी तेल की कीमतों को स्टेबलाइज़ किया जाए, मुतवाज़न किया जाए, ये तयन किया जाए, ये डिफ़ाइन किया जाए कि कितना तेल पंप करना है, कितना बेचना है। 1971 में यूएई इसका मेंबर बन जाता है जनाब, और आज से एक रोज़ पहले तक इसके 12 मेंबरान थे, यानी कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, गबोन, वेनेजुएला और इक्वाडोर। सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कहा जाता था ओपेक कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वो इस रीएडजस्टमेंट के कितना तेल बेचना है, कितना नहीं बेचना है, इस पर सबसे बड़ा इख्तियार और तेल पंप करने का सबसे बड़ा कोटा हासिल कर चुका था। लेकिन 2014 में जब ऑयल मार्केट क्रैश करती है और अमेरिका की तरफ से सप्लाई बढ़ा दी जाती है ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो फिर एक नया क्राइसिस इमर्ज कर जाता है। ओपेक कंट्रीज़ ये सोचते हैं कि जितने मेंबर ममालिक हमारे हैं, इसके अलावा बाहर से अगर ऑयल पंप होना शुरू हो जाए तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता। तो फिर उन्होंने 2016 में ओपेक प्लस बनाया, और इसका सबसे बड़ा मकसद था रशिया को भी ऑन बोर्ड करना, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी तेल पंप करने वाली ताकत है, इसीलिए उसको भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बना लिया गया। ओपेक प्लस का मकसद था ओपेक कंट्रीज़ और नॉन ओपेक कंट्रीज़ की कोऑर्डिनेशन, और ओपेक प्लस में रशिया, मैक्सिको, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ओमान और बहरीन शामिल कर लिए गए। अब आ जाइए असल मसले के ऊपर। यूएई को बड़े लंबे अरसे से ओपेक से शिकायत थी, और वो शिकायत थी कोटा के ऊपर। कोटा क्या होता है? ओपेक जितने ममालिक को अलाउ करेगा कि आपने इस मिकदार से ऊपर तेल पंप नहीं करना, ना बेचना है, उनको उसकी पासदारी करना पड़ेगी, चाहे वो इससे ज़्यादा पैदावार रखते हों। फिर भी यूएई कंप्लेन करता आया कि हायर प्रोडक्शन कोटाज होने चाहिए, फास्टर इंक्रीज़ होना चाहिए अलाउड आउटपुट के अंदर, और उसने रजिस्ट भी किया जो कट्स लगाए जा रहे थे उसको, और कोटा एडजस्टमेंट के लिए लॉबिंग भी करता रहा, और ये बुनियादी वजह बनी सऊदी अरेबिया से दुश्मनी की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी इंटेंसिफाई होगी कि आज से एक रोज़ पहले यूएई ने ऐलान कर दिया कि ओपेक और ओपेक प्लस को 1 मई यानी कि अगले महीने की पहली तारीख से मैं छोड़ दूंगा। अब मसला ये था कि यूएई को कहा गया था कि आपने 3.4 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि 34 लाख बैरल पर डे से ऊपर तेल पंप नहीं करना। एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि यूएई की एक्चुअल पोटेंशियल थी 5 मिलियन बैरल पर डे, यानी कि 3.4 उनको इजाज़त दी गई। अगर वो आज़ाद हों तो 5 कर सकते हैं। 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे का फ़र्क था, और 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे का मतलब ये है साल के अरबों डॉलर ज़ाया हो रहे थे। तो यूएई ये सोच रहा था कि सऊदी अरेबिया की मोनोपोली और इजारादारी की वजह से मैं अपनी जेब क्यों कटवाऊँ, इसीलिए उन्होंने इसको छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब ये छोड़ने से हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि अगर तो यूएई वो बकिया 1.3 से 4 मिलियन बैरल पर डे पंप करना शुरू हो गया आलमी मार्केट में, तो उससे तेल की प्राइसेस कम हो सकती हैं। अगर सऊदी अरेबिया ने काउंटर स्ट्रैटेजी बना के ख़ुद भी ज़्यादा तेल पंप करना शुरू कर दिया, 2020 वाला क्राइसिस आ गया, तो फिर क्रूड की प्राइसेस में $15-20 फ़ी बैरल का फ़र्क पाकिस्तान के लिए भी पड़ जाएगा। इसीलिए बहुत से पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि तेल की इस सऊदी और यूएई की लड़ाई में हम लड़ाई के साथ हैं, क्योंकि हमारे पैसे कम जाएंगे, कायदे आज़म इतना बाहर नहीं जाएगा, तो इसीलिए लड़ो आपस में और तेल करो सस्ता। तो इस तरह से जनाब ये मल्टी फ्रंट वॉर जारी है गल्फ़ के अंदर। गल्फ़ की इजारादारी और गल्फ़ का जो एक पूरी फॉर्मेशन थी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की, जीसीसी कंट्रीज़ की या फिर ओपेक कंट्रीज़ की, ईरान जंग ने उसको हमेशा के लिए तब्दील करके रख दिया है। तसव्वुर कीजिए कि अगर ईरान से भी सैंक्शन हट जाए तो तेल पानी के बराबर
आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना तेल यानी कि 1.5 मिलियन बैरल पर डे का इजाफा यूएई अगर कर दे, सऊदीया भी कोटा बढ़ा दे, ईरान का 4 मिलियन बैरल पर डे का कोटा जो है वो भी उसको यूज़ करना शुरू कर दे, तो क्या हाल हो जाएगा दुनिया का। लेकिन ये बहुत ही हाईली लाइकली नहीं है, क्योंकि ईरान से सैंक्शन हटाना बहुत मुश्किल है।